हाँ जी माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका दोबारा से आरएम प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मॉलिक्यूल्स के रिगार्डिंग थोड़ा स्टडी किया था, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कैसे रिलेट करना है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास से, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, फिर उससे रिलेटेड क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं या हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं आइदर नीट जेईई और इन योर स्कूल एग्जाम्स। तो वो हम सबने पढ़ा, ठीक है, लास्ट लेक्चर तक। और अब हम उसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं मॉलिक्यूल्स से। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको ये पता है कि जितने भी हमारे गैसेस होती हैं, अगर हम नोबल गैसेस को छोड़ दें लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, रेडॉन, इनको छोड़ दें तो बाकी जो हमारी गैसेस है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें गैसेस की, हम थोड़ा गैसेस पे आते हैं क्योंकि गैसेस में भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस। तो गैसेस में अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस की, तो नोबल गैसेस में जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, जैसे हीलियम एटम, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैसेस हैं और ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहती हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहती। सो नोबल गैसेस को छोड़ के जो हमारी बाकी रिमेनिंग गैसेस हैं जैसे H2, हाइड्रोजन, तो जब भी क्वेश्चन में आपसे बेटा हाइड्रोजन पूछा जाए और उस क्वेश्चन में कहीं एटम वर्ड मेंशन नहीं हो रहा हाइड्रोजन से रिलेटेड, तो हाइड्रोजन मतलब H2। सिमिलरली ऑक्सीजन। सो क्वेश्चन में हमारे पास अगर कहीं पर भी ऑक्सीजन लिखा आ जाए और पूरे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है एटम वर्ड ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, तो हमें ऑक्सीजन लिखा हो तो मतलब क्या अज्यूम करना है, O2। सेम केस है नाइट्रोजन, N2। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये गैसेस है, एक ही एलिमेंट की गैसेस है, बट ये एग्जिस्ट करती है इन डायटॉमिक फॉर्म, जैसे H2, O2, N2, ठीक है सर। इसी तरह क्लोरीन भी होती है, Cl2 ना, क्लोरीन गैस। सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो अपने पास गैसेस है वो डायटॉमिक फॉर्म में एक्सेप्ट नोबल गैसेस को अगर हम छोड़। सो ऐसे में हम मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास को अगर हम रिलेट करना चाहे वॉल्यूम से, या हम वॉल्यूम से रिलेट करना चाहते हैं, गैसेस के वॉल्यूम को रिलेट करना चाहते हैं विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो जैसे मेरे को H2 गैस है, मुझे इस H2 गैस की वॉल्यूम को, बिकॉज गैस ऑक्यूपाई द स्पेस, वो जिस स्पेस में आप गैस को रखोगे वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। सो हम गैसेस के लिए वर्ड बोलते हैं कि गैसेस की जो वॉल्यूम होती है वो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर होती है। सो अगर मैं आपको एक कंटेनर दे दूं, उसमें मैं H2 गैस को प्लेस कर दूं और आपसे पूछूं कि बताओ इसमें बेटा गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस पे H2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या है। पहली बात तो आपको जो मैंने अभी टर्म बोली समझ ही नहीं आई, अब समझते हैं कि कहने का ये मतलब है कि H2 को मैंने एक कंटेनर में, जिसकी मैंने आपको वॉल्यूम बता दी, उसमें मैंने स्टोर किया, और जो मेरी कंडीशंस है उस टाइम, दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन, वो भी मैंने आपको बता दी। तब आप नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको समझने के लिए हम यूज करते हैं एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन को, जिसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। सो आइडियल गैस इक्वेशन हमें हेल्प करती है किसी भी गैस की वॉल्यूम या प्रेशर से उसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने में। अब वो इक्वेशन होती क्या है, तो आइडियल गैस इक्वेशन इज P V इज इक्वल टू N R T। सो दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब, अब आइडियल गैस क्या होती है सर? आइडियल गैस का मतलब कोई भी गैस जिसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है और जो मॉलिक्यूल का साइज है वो पॉइंट साइज है। तो अगर हाइड्रोजन पे हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पॉइंट साइज होंगे, और कहने का मतलब पॉइंट साइज मतलब जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल होएगा उसका जो वॉल्यूम होएगा पूरी गैस की वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होएगा, और H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं आइडियल गैस। और वो जिस इक्वेशन को, मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, एंड दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। अब मैं एक एक करके सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आता है P।
P क्या रिप्रेजेंट करता है सर? P रिप्रेजेंट्स प्रेशर। ठीक है सर। अब प्रेशर क्या होता है? तो इट इज अ फोर्स, ठीक है। तो प्रेशर इज, इन केस ऑफ गैसेस, इट इज फोर्स अप्लाइड by gas on the walls of container. It is force applied per unit area by gas on the walls of container. तो जिस कंटेनर में आपने गैस को प्लेस किया है, तो जो गैस फोर्स अप्लाई कर रही होगी पर यूनिट एरिया, उसको आप क्या बोलते हो? प्रेशर। सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बेसिक डेफिनेशन। अब अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, सो प्रेशर की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो होगी एसआई यूनिट। एक और एसआई यूनिट होती है हमारे पास, दैट इज पास्कल। सो पहली यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरी यूनिट जो हमारे पास आती है दैट इज पास्कल, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसे पीए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। देन थर्ड एक और यूनिट होती है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, and 1 atmosphere is equal to 10 raised to the 1 atmosphere is equal to 1.01325 into 10 raised to 5 pascal। सिमिलरली एक और यूनिट होती है एटमॉस्फेयर की, दैट इज 1 बार, एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 raised to 5 पास्कल। एंड फिर आप एटमॉस्फेयर और बार में रिलेशन लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो 1 atm is equal to 1.01325 बार। ठीक है। अब आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट एक और यूनिट होती है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ हाइट। सो 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम, Hg कॉलम। तो कहने का मतलब है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आप एक मरकरी का कॉलम लीजिए, उसके 760 mm की हाइट के बराबर होता है। अब ये कैसे रिलेट कर सकते हो सर? प्रेशर और हाइट फोर्स से तो रिलेट किया, तो होता क्या है, एक एक्सपेरिमेंट होता है टॉरेसल एक्सपेरिमेंट। टॉरेसल एक साइंटिस्ट था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर को मरकरी से फिल कर दिया। तो यहाँ तक लेट सपोज मरकरी से उसने पूरा फिल कर दिया टॉरेसल, और एक ट्यूब ली है ना, इन्वर्टेड ट्यूब, और उस इन्वर्टेड ट्यूब को इस वेसल में इन्वर्ट करके इस तरीके से प्लेस कर दिया। जब प्लेस किया, क्लोज्ड ट्यूब थी, उसको इस तरीके से प्लेस किया, तो हुआ क्या कि जो ये मरकरी था, ठीक है, तो आपके पास वेसल में क्या है सर? Hg मरकरी। तो जो मरकरी है वो क्या कर गया? उस पे राइज कर गया अप टू सर्टेन हाइट h, ठीक है, तो h हाइट तक राइज कर गया। कितना हाइट तक राइज कर गया सर? h। अब एक लॉ होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, तो वो ये बोलता है कि किसी भी फ्लूइड पे गिवन हाइट पर जो प्रेशर अप्लाई होता है वो हमेशा इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है। तो दिस इज आवर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो पॉइंट ए, बी और सी पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, क्योंकि तीनों पॉइंट सेम हाइट पे वो इक्वल अप्लाई हो रहा होगा, और ऊपर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। सो एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है? ए पॉइंट पे 1 atm, सी पॉइंट पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है? 1 atm। तो बी पॉइंट पे भी कितना प्रेशर अप्लाई होना चाहिए? 1 atm। बट उसके ऊपर प्रेशर कैसे अप्लाई होगा? ऊपर तो ट्यूब है और वो क्लोज है, तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस कॉलम की वजह से जिसमें मरकरी फिल है,
ये ग्रीन सा जो मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे जो प्रेशर है वो इस मरकरी कॉलम, ये मरकरी कॉलम मतलब दिस, ये जो वेसल, ये इतना रीजन है, इसको हम बोलते हैं मरकरी कॉलम। सो ये मरकरी कॉलम की हाइट की वजह से, अब मरकरी है, ठीक है सर, सॉरी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर एट ए पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। सो प्रेशर एट पॉइंट बी किसके बराबर होना चाहिए सर? 1 atm के बराबर होना चाहिए। बट इसके ऊपर तो कोई ओपन रीजन है नहीं जो 1 atm अप्लाई कर रहा हूँ, तो बी के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ये h हाइट के मरकरी कॉलम की वजह से। और इसका जो वेट होता है, आप जानते हो वेट कैसे निकलता है? m into g, ठीक है। और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ये इस ट्यूब का ये क्रॉस सेक्शन एरिया mg बाय एरिया, ठीक है सर। अब इसको अगर हम लिखते हैं तो mg को आप इस तरीके से लिख सकते हो सर। मास को किस तरीके से लिख सकते हो? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी यहाँ किसका आएगा? hg। वॉल्यूम किसका आ जाएगा? वेसल का, ठीक है सर। और यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय a। अब आप वॉल्यूम को लिख सकते हो, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो सर? वॉल्यूम को लिख सकते हो एरिया इनटू हाइट इनटू g डिवाइडेड बाय a। सो यहाँ से आपके पास A से A क्या हो जाएगा? टेंशन। और प्रेशर एट पॉइंट B क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द मरकरी इनटू हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम इनटू G। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी कांस्टेंट, G कांस्टेंट, सो प्रेशर एट पॉइंट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। सो इसको हम यहाँ से हाइट ऑफ मरकरी कॉलम से रिलेट करते हैं। और जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम यहाँ पे आता है, जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो कितना आता है? सो इधर जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आया, ठीक है, सो इधर जो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम आया वो कितना आया? 760 mm। इसलिए हम प्रेशर को, एटीएम को हाइट की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा 760 mm ऑफ एचजी कॉलम। अच्छा, इसको कई बार, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट टॉरिसेल ने किया था, तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 atm इज इक्वल टू 760 टॉर, है ना। और mm को सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम, ठीक है बेटा। सो ये प्रेशर की यूनिट्स है, इसको आप नोट डाउन कीजिए और आपको ये सारे एक दूसरे से रिलेट करके याद रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको प्रेशर एटीएम में, बार में, पास्कल में या हाइट की टर्म्स में दिया जा सकता है, तो आपको कन्वर्जन आनी, काइंडली नोट इट, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फैक्टर आइडियल गैस इक्वेशन का, दैट इज वॉल्यूम ना। अब सेकंड फैक्टर आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर हम डिस्कस करते हैं, सेकंड फैक्टर इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम किसकी? गैस की, ठीक है। तो यहाँ V क्या वॉल्यूम? इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, तो V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम यूनिट के बारे में बात करें, तो SI यूनिट अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले SI यूनिट आती है, तो वो कितनी होती है? वॉल्यूम की 1 मीटर, ठीक। सेकेंड लीटर भी हम यूज़ करते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ टाइम्स ऑफ मीटर। सेकेंड एक और यूनिट होती है ml, है ना। सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब स्टेप ब्लंडर हो गया, सॉरी, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। एंड 1 ml इज इक्वल टू आपका कितना होता है सर? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1000 ml को आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। फोर्थ ज़्यादा यूज नहीं होती बट पता होना चाहिए, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। फिफ्थ रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10
रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो मीटर क्यूब आपकी एसआई यूनिट होती है ना, मीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हम 1 सेंटीमीटर क्यूब को सीसी भी लिख सकते हैं, 1 सीसी, है ना। 1 लीटर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है सर। थर्ड, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मोल्स के बारे में अभी तक 2 फॉर्मूले से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तो हम अब यहीं पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज थर्ड। और फोर्थ इज टी, टी रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर जिस पे गैस आपने स्टोर की है या प्रेजेंट है। अच्छा, जब भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो जो एसआई यूनिट आती है टेम्परेचर की, वो क्या आती है, केल्विन, ठीक है। सो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, स्मॉल ये कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड, कन्वर्जन अगर हमें करना हो, टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में हमें गिवन है, ठीक है, और मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, उसमें क्या ऐड कर दूँ, 273.15 बोलते, बट आप 273 भी ऐड कर देंगे तो गलत नहीं। थर्ड, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30। ये बहुत रेयर पूछा जाता है, हाँ कभी आपको एक क्वेश्चन दे दिया तो कन्वर्जन आपको करना पड़े, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में केल्विन और डिग्री सेल्सियस का ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ नोट के तौर पे, एक पॉइंट होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब जहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी जो सब्सटेंस है वो अपनी तीनों स्टेट में कोएग्जिस्ट करता है। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है सर, सब्सटेंस कोएग्जिस्ट इन 3 स्टेट, तो तीनों इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो तीनों फिजिकल स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है जब आपका सब्सटेंस, उसको ही आप ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और नोट कर लीजिए इसको। और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो कभी आपसे पूछे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर is equal to 0.01 degree Celsius, that is equal to 273.16 Kelvin, ठीक है बेटा। सो ये आपको कई बार पूछा जा सकता है एज एमसीक्यू क्वेश्चन, है ना। स्कूल के एग्जाम में आपसे पूछ लिया, जेईई में तो शायद ही पूछते हैं, या जे एडवांस है। ट्रिपल पॉइंट बताना चाहिए जहाँ पे सब्सटेंस को एग्जिस्ट करता है इन 3 फिजिकल स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं सर आर की ना। हमने प्रेशर के बारे में बात कर दी, वॉल्यूम के बारे में बात कर ली, टेम्परेचर के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर के बारे में। सो यहाँ पे एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT। सो यहाँ पे अब हमारे पास 5th टर्म है, डेट इज R। R is known as universal gas constant, universal gas constant, ठीक है बेटा। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स ही रहेगी, बट इस R की जो वैल्यू है वो प्रेशर, वॉल्यूम की आप क्या यूनिट यूज कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। जैसे पहला केस कि अगर आपके पास बेटा प्रेशर है एटीएम में, आप मतलब क्वेश्चन में प्रेशर आप एटीएम में यूज करो,
वॉल्यूम आप यूज करोगे लीटर, और एन तो आप मोल में ही यूज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, यूनिट मोल ही है, और टेम्परेचर की यूनिट आपके पास है केल्विन। ठीक है, ये कंडीशंस है। तो ऐसे में आपके पास आर की वैल्यू आएगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रेशर आप एक्सप्रेस कर रहे हो क्वेश्चन में या सॉल्यूशन जो आपके पास है उसमें प्रेशर आप बार में मेंशन कर रहे हो, बार यहाँ पे यूनिट है बेटा, वॉल्यूम लीटर, एन मोल, ठीक है, और टेम्परेचर की जो यूनिट है क्या है आपके पास बेटा, केल्विन। सो यहाँ पर आर की जो यूनिट आएगी डेट इज 0.0831 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर आप अब ऐसा यूनिट में डील करोगे, प्रेशर है आपके पास पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम है आपके पास मीटर क्यूब में, और एन आप यूज कर रहे हो मोल में, टेम्परेचर है आपके पास केल्विन केवी। ठीक है, सो अब जो आर की वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 8.314 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। अब आप चाहो तो न्यूटन मीटर क्या होता है सर, न्यूटन इंटू मीटर जूल्स, इसको ऐसे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अच्छा कई बार न्यूमेरिकल्स को इजी करने के लिए हम अगर हमारे पास प्रेशर बार में गिवन होता है तो हम आर की वैल्यू ऐसे में 12/1/12 भी लिख सकते हैं। सो अगर आपके पास प्रेशर बार में है, वॉल्यूम लीटर में, और आर की जो वैल्यू आपने यूज करनी वो है 0.083, तो आर आप 1/12 पुट कर दीजिए और सॉल्यूशन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी अगर आप डील करें, है ना, तो यहाँ पर भी जब आप क्वेश्चंस में अगर आपकी आर की वैल्यू 8.314 यूज हो रही है, सो आप वो वैल्यू ना यूज करके आप फ्रैक्शन में वैल्यू यूज कीजिए, दैट इज 25/3। तो आपका सॉल्यूशन का जो ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो आपको जो सॉल्यूशन करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए ज़्यादा इजी होगा अगर आप फ्रैक्शंस में वैल्यूज को यूज करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आगे बढ़ने के लिए मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट थी, आपको इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझानी थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज होएगी थ्रू आउट द केमिस्ट्री, है ना। और आर की वैल्यूज तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में, जितने फिजिकल केमिस्ट्री में आपके चैप्टर्स है सभी में मोस्ट ऑफ द, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कई बार आप यूज कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे आप आर की वैल्यू यूज होती है। सो इसकी आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सर प्रेशर क्या होना चाहिए, प्रेशर की यूनिट क्या होनी चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट क्या होनी चाहिए, कि आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम फिर यूज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोलर वॉल्यूम। ठीक है बेटा, नाउ वी डिस्कस अबाउट मोलर वॉल्यूम। ठीक है, सो मोलर वॉल्यूम को आप यूज कर, आप सिंबलाइज करते हो कैपिटल V और सबस्क्रिप्ट में क्या आता है M। ठीक है, सो व्हाट इज मोलर वॉल्यूम, तो मोलर मतलब 1 मोल, तो 1 मोल क्या, गैस। सो मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 mole gas at given temperature and pressure। तो गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो 1 मोल गैस होगी उसका जो वॉल्यूम होता है उसको आप क्या बोलते हो, मोलर वॉल्यूम। सो अभी हम आइडियल गैस इक्वेशन करके आए, दैट इज PV is equal to nRT। ठीक है बेटा, सो मुझे वॉल्यूम का अगर एक्सप्रेशन निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT/T। और अगर मेरे को मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो ऐसे में आपकी जो वॉल्यूम हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मोलर वॉल्यूम।
सो मोलर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, आर टी बाय, ठीक है बेटा। सो मोलर वॉल्यूम का आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा आर टी बाय टी, ठीक है। सो अब मैं आपको अलग टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन देखता हूँ, उस पर आप मोलर वॉल्यूम आपने कैलकुलेट करनी है, और फिर हम किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स को मोलर वॉल्यूम और गिवन वॉल्यूम के साथ रिलेट करते हैं वो आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ पर मैं आपको कंडीशन दे देता हूँ, है ना, सीरियल नंबर। सबसे पहले टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर वॉल्यूम क्या होगा उस गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे। तो आप देख सकते हो बेटा, जो मोलर वॉल्यूम है वो आर तो कांस्टेंट है, तो किसके साथ वेरी करेगी ओनली, विद टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट तो अपने पास 6 केसेस आते हैं टोटल। सो पहला केस है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और एक और बात मैंने आपको जैसे कि बताया, जब भी आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे टेम्परेचर की यूनिट केल्विन ही यूज करनी है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो आप अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू यूज करोगे, 273 केल्विन। प्रेशर है 1 atm, सेकंड सेम 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर की वैल्यू क्या यूज करनी है, 273 केल्विन, प्रेशर इज 1 बार। थर्ड केस आपके पास यहाँ पर आता है, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस आपके पास कितना हो गया सर, यहाँ पे 298 केल्विन, 1 atm। 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, 1 बार। फिफ्थ केस 30 डिग्री सेल्सियस, जो आपसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो 25 डिग्री सेल्सियस और 25 नहीं, इसको आप ऐसे करो 27 डिग्री सेल्सियस करो, उससे आपके साथ क्वेश्चन देखना आसान होता है। और 27 डिग्री सेल्सियस 300, लास्ट में हम इसको करते हैं 25 वाला, इसमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, मेहनत वाला काम है। ठीक है, जल्दी से आप लोग गिवन वैल्यूज को वहाँ पुट कीजिए, और आर की वैल्यू जो आपको बताइए उसके अकॉर्डिंग आप जब पुट करोगे सो आपके पास पहला आंसर आएगा सर यहाँ पे 22.4। अच्छा, मोलर वॉल्यूम की क्या यूनिट आएगी, लीटर, है ना। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 22.7 लीटर। जब आप 300 केल्विन सॉल्व करोगे, है ना सर, तो आपके पास आएगा 24.6 लीटर, इधर आ जाएगा 24.9, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे मैं तो मुझे बताया 24.4 लीटर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इधर आएगा 24.7 लीटर, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है 1 atm है तो 22.4, और अगर 1 बार कर दोगे तो 4 और नेक्स्ट 0.3 ऐड कर दो तो 22.7। नेक्स्ट इधर देखिए, अगर 300 केल्विन पे मोलर वॉल्यूम आ रहा है, अगर आप प्रेशर यूज करते हो, प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम, ठीक है। सो प्रेशर इज 1 atm, तो आपके पास मोलर वॉल्यूम आएगा 24.6। अगर 1 atm की जगह प्रेशर 1 बार हो जाए, टेम्परेचर सेम रहे, तो 0.3 यूनिट प्रेशर मोलर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, दैट इज 0.9। सो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब इसमें से दो पॉइंट्स तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड। जो फर्स्ट पॉइंट की टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल
नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और सेकंड पॉइंट की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है सर। सो अब हम यहाँ मोलर वॉल्यूम डिस्कस करते हैं एट टू कंडीशंस, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। सो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। तो बेटा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, जिसको आप एनटीपी कंडीशन भी कहते हो, का मतलब है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, दैट इज कितना वैल्यू यूज करना है 273 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm। सो इस कंडीशन पे जो मोलर वॉल्यूम आएगी दैट इज 22.4 लीटर। Similarly, second condition is standard temperature pressure condition. Standard temperature pressure, जिसे आप STP भी बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, कंडीशन। तो STP कंडीशन पे आपका मतलब है टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, that is 273 Kelvin, pressure is 1 bar, और ऐसे में मोलर वॉल्यूम जो आपके पास आएगी वो कितनी आएगी 22.7। सो इन दो कंडीशंस पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन या एनटीपी कंडीशन, एसटीपी कंडीशन दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो डिफरेंस क्या है एनटीपी और एसटीपी कंडीशन में? तो एनटीपी या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 atm, बट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जिसे एसटीपी बोलते हैं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा बट प्रेशर की यूनिट आप बार में यूज करोगे, दैट इज 1 बार। और दोनों केसेस में जो मोलर वॉल्यूम आएगा वो आपका थोड़ा ही डिफरेंस पाएगा। जैसे पहले एनटीपी पे मोलर वॉल्यूम आएगा 22.4 और एसटीपी पे मोलर वॉल्यूम आएगा 22.7। अब आपका क्वेश्चन है सर ये बाकी चार क्यों मेहनत कर रहे हैं? बेटा कई बार आपको जो जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ये ध्यान रखें कि कई केसेस में आपको प्रेशर कंडीशन में चेंज नहीं करेंगे बट टेम्परेचर कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वजह अगर उसके अकॉर्डिंग हमें मोलर वॉल्यूम याद रहेगी तो अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा क्वेश्चन करने में इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, तो अगर आपके पास ये टेबल भी रहेगा तो आपको इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए इजी रहेगा, आपको बार-बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी मोलर वॉल्यूम की एट द गिवन टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, बट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज एनटीपी एंड एसटीपी, जो अपने को मोलर वॉल्यूम वैल्यूज याद होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स से मोलर वॉल्यूम को रिलेट करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन मोल गैस, तो 1 मोल गैस की वॉल्यूम को आप क्या बोलते हो? मोलर वॉल्यूम। कोई डाउट यहाँ पे? अगर मैं मोल चेंज कर दूं तो मोलर वॉल्यूम की भी वैल्यू, अब वो वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम नहीं रहेगी। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल O2 गैस, ऑक्सीजन गैस एट एनटीपी। तो आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 0.2 मोल ऑक्सीजन गैस का एट एनटीपी। तो अगर हम एनटीपी पे बात करते हैं और कोई भी गैस है उसको हम आइडियल गैस ही मानेंगे, तो O2 गैस है। सो एट एनटीपी हमें ये पता है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा, 1 मोल O2 गैस, उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? दैट इज 22.4 लीटर।
एक और पॉइंट बेटा कि इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, अगर आपको मैंने कंडीशन बता दी कि एनडीपी कंडीशन है तो गैस से फर्क नहीं पड़ेगा और ये फिक्स रहेगा कि कोई भी गैस होगी तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा 22.4 लीटर एट एनडीपी कंडीशन। तो 1 मोल O2 गैस का वॉल्यूम है 22.4, सो वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल O2 गैस, तो 0.2 मोल O2 गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.2 इनटू 22.4, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 4.48 लीटर। ठीक है सर, यूनिटरी मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है। बट अगर मेरे को इसका फॉर्मूला फ्रेम करना है कि सर एक फॉर्मूला बता दीजिए जिससे सीधा वैल्यूज पुट करूं और आंसर आ जाए, तो यहां पर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, और दोनों सेम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए एट गिवन टेम्परेचर प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, सो इस फॉर्मूले को मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। अगर आप लीटर में कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोलर वॉल्यूम लीटर में, और अगर आप ml में कैलकुलेट करना चाहते हो तो मोलर वॉल्यूम भी आपको ml में ही यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें एनटीपी कंडीशन पे, तो नंबर ऑफ मोल्स एट एनटीपी कंडीशन कैसे निकालोगे, गिवन वॉल्यूम से, या वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, सो वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ठीक है, सिमिलरली अगर वॉल्यूम ml में है तब कैसे कैलकुलेट करोगे, दैट इज 22,400 ml, फिर हम ml में ही कन्वर्ट कर देंगे लीटर वाली यूनिट से। अगर एसटीपी कंडीशन हुई सर तो एसटीपी लिखा हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम को गैस की वॉल्यूम को कैसे रिलेट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस। अच्छा, गैस की वॉल्यूम होगी बेटे, यहाँ लिक्विड की वॉल्यूम नहीं आएगी, तो ये फॉर्मूला गैस के लिए ही एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है बेटा, सो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। तो अभी तक हम 3 फॉर्मूलाज कर चुके हैं, गिवन मास मोलर मास से रिलेट करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर चुके हैं अभी तक, फिर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर से भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब ये लास्ट फॉर्मूला जो नंबर ऑफ मोल्स का गैसेस की वॉल्यूम के लिए एप्लीकेबल है, दैट इज वो ये फॉर्मूला आ गया, दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहेगी, और 2 स्पेशल कंडीशन है जो हमने पढ़ी अभी, दैट इज एनटीपी और एसटीपी। तो उस पे क्या फॉर्मूला आपका बैठेगा वो मैंने आपको लिखवा दिया है, तो काइंडली नोट इट डाउन और अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से करके बताता हूँ। ठीक है, आप नोट कर लीजिए पॉज करके। चलिए अब मैं रब कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब आप भी सोचोगे यार सर मजाक तो कर दिया करो, शेरो शायरी, तो बेटा उसमें थोड़ा है ना, उस सब्जेक्ट में मैं थोड़ा वीक शेरो शायरी में। हाँ, आप लोग सिखाओगे तो जरूर सीख जाएंगे, कमेंट में थोड़ी शेरो शायरी आप भी कर दीजिए, है ना, तो मैं भी सीख जाऊँगा। चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि एनटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है,
लीटर में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एनटीपी पे डिवाइड किससे करते हैं 22.4, नंबर ऑफ मोल्स इज 0.2, वॉल्यूम निकालनी है इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, सो वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 4.48। ठीक है बेटा, सो इस तरीके से वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, और बहुत इजी है, यूनिटरी मेथड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नोट इट डाउन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक माइंड मैप बना दूं। सर थोड़ा सा माइंड मैप बनवा दीजिए। तो यहाँ पे हम बनाते थोड़ा माइंड मैप याद रखने के लिए, कहाँ आप घूमते फिरोगे एक एक फॉर्मूले में अलग अलग जगह। ठीक है, सो पहला हम केस करते हैं, अगर हमें सॉलिड और लिक्विड से ही अगर डील करना है, उनके केस में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल से आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, और मास गिवन मास से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट राइट लेफ्ट। सो आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल से आप सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस का गिवन मास, और गिवन मास से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल एटम से नंबर ऑफ मोल्स। कैसे करेंगे सर? ठीक है, तो यहाँ पर जब आप नंबर ऑफ मोल से गिवन मास कैलकुलेट करना चाहोगे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का, तो आप उसका मोलर मास, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली आप गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दो सीधा एवोगैड्रो नंबर से, और इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, जल्दी बना लो पोस्ट करके, क्योंकि लिक्विड के लिए हम थोड़ा एक और हमें ऐड करना पड़ेगा टर्म, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, अब लिक्विड के लिए करते हैं। सो लिक्विड के केस में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, उसी से आप तीनों डायरेक्शन में जा सकते हो। तीनों डायरेक्शन मतलब सर गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, और गिवन मास से आप नंबर ऑफ मोल्स पे भी आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप मास कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। सिमिलरली अगर आपको वेट पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द मोलर मास विद वेट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर करके आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ मोल्स में मोलर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसी तरीके से वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। बस यूनिट हर जगह क्या होनी चाहिए सेम, जो यूनिट वॉल्यूम की न्यूमरेटर में होनी चाहिए वही डिनोमिनेटर में, जो मास की यूनिट यहाँ
मोलर मास की यूनिट जो न्यूमरेटर में होनी चाहिए वही मास की यूनिट डिनोमिनेटर में होनी चाहिए। ठीक है, तो सो दिस माइंड मैप इज यूज फॉर गैस, गैसेस के केस में आप इस माइंड मैप का यूज करोगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड जो तीनों रिलेशन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मास ऑफ द एलिमेंट और मास ऑफ द कंपाउंड और वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को रिलेट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने एवरेज एटॉमिक मास निकाला, ठीक है, और डेंसिटी के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे और थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग मोल कंसेप्ट। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा, दिस इज आवर आई थिंक 6th लेक्चर, और जो 7th लेक्चर होएगा हमारा, 7th में हम मोल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एवरेज मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट 8th लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, सो आप प्रॉपर लेक्चर देखिए बेटा, है ना, डिटेल में देखिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एंड मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन करा सकूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और इंटरेस्ट भी जनरेट हो। बाकी यार शेरो शायरिया है, कोशिश करूंगा थोड़ा सीखूं, नया हूं प्लेटफॉर्म में, है ना, तो थोड़ा एंटरटेनिंग बनाने में टाइम लगेगा, बट हाँ कंटेंट में कमी नहीं आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।